गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट, आज पार्ट 2 इसका लॉन्च कर रहा हूँ मैं आपको। और फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे अपलोड है, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा वो प्लीज जाके देखे। उनमें मैंने इनकी ब्रीफ समरी दी है और एक एक एडजस्टमेंट के बारे में मैंने बताया कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सबसे नंबर 1 की एडजस्टमेंट जो मैंने बताई थी वो थी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। किसी भी स्कूल का एग्जाम का पेपर हो, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी स्कूल, यानी कि जो ऑनलाइन व्यूअर्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल का भी एग्जाम है, उसमें ये वाली एडजस्टमेंट 100% आती है, मतलब आनी है, तय है। इवन मेरे स्कूल का भी पेपर है, जो बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल में भी ये एडजस्टमेंट आनी ही आनी है। मतलब ये एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, श्योर शॉर्ट होगी ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मैं बताता जाऊंगा कौन सी एडजस्टमेंट श्योर शॉर्ट है, आनी है, सिर्फ ध्यान देना उस पर। तो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। सब इसको एक लाइन में कहें हम, क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक हमारा साल भर में बिक नहीं पाता। अब एक दुकानदार सारा सामान खरीदता है, तो सामान खरीदता है तो वो सारा बिक नहीं पाता, तो जो बिक नहीं पाता, जो बच जाता है, वो क्या हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। भाई एक दुकानदार ने खूब सारा सामान खरीदा, मान लेते हैं 20 लाख का उसने सामान खरीदा, अब उसने केवल 15 लाख का सामान बेच दिया या 17 लाख का बेच दिया, 3 लाख का सामान बच गया ना उसका, जो बिक नहीं पाया, वो क्या बन जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी बिजनेसमैन हो, ध्यान रखें, कोई भी बिजनेसमैन हो, जितना सामान वो खरीदता है सारा बेच सकता ही नहीं, ठीक है ना। अब जनरली कहेगा भैया घाटे में बेचना है तो कोई भी बेच दो, है ना। सभी चीजों को कहे 5-5 रुपए में सभी ले जाओ, तो सभी ढाके ले जा लेंगे। लेकिन वैसे जनरली बात करते हैं, एक बिजनेसमैन जितना सामान पूरे साल भर में खरीदता है, सारा सामान वो बेच नहीं पाता और कुछ ना कुछ सामान बिना बिके रह जाता है। इसी को कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो पढ़ते हैं जरा क्या कहना चाह रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो सामान बिक नहीं पाया ईयर एंड में, तो वो जो नहीं बिक पाया उस सामान को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक समझ में आ गया सबको? इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्योंकि हम आपने से प्रीवियस चैप्टर में जो आपका सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट था, तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की थी। आपने सबसे पहले क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिया था? पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर परचेज लिखा, बाई सेल, और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां ले गए आप? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये याद हो गया? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो आप प्रीवियस टॉपिक में भी कर चुके हो। जनरल एंट्री क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे समझ में आ गया? अब बात करते हैं ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या है? जो आप क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाओगे? वो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन ऑन द एट 2 प्लेस, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और दूसरा कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की। तो आपने अगर पिछले चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाया था? आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया था, और बैलेंस शीट की में कहां दिखाया था? एसेट साइड में। एक और ट्रीटमेंट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तब क्या करते हैं? इफ द क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर वो क्वेश्चन में दिया है कि आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया है और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहां है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है आपको, और सारे क्वेश्चनों में बाहर ही मिलेगा। 99% क्वेश्चनों में आपको बाहर ही देखने के लिए मिलेगा। बट कई बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में किसी स्कूल में आ भी जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को उन्होंने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, तब आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? इफ द क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन ओनली एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये केवल बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा और कहीं नहीं आएगा, तब ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार और समझाऊं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, किसके अंदर है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो सिर्फ ये बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। अब देखो फाइनल अकाउंट में कैसे बनाते हैं, अब आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हो? एक साइड तो आपकी क्या होती है? ये वाली साइड क्या होती है? डेबिट। ये वाली साइड क्या होती है? क्रेडिट। तो मैंने क्या बताया था? इधर वाली साइड में क्या आता है? सेल्स आता है, और फिर क्या आता है नीचे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आपका जो भी अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का वो आप दिखा दोगे। अब सपोज दैट ट्रायल बैलेंस बना रखा है क्वेश्चन में। क्या बना रखा है?
ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो बना हुआ ही है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000। कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक? 50,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आएगा ये अमाउंट? और 50,000 दूसरी जगह कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कहां जाएगा? एसेट साइड। तो एसेट साइड ये वाली होती है, और एसेट साइड में क्या लिखोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 50,000। ये समझ में आ गया? अगर यही वाला अमाउंट 50,000 ट्रायल बैलेंस में होता तब सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा और कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? वंस और या एक ही बार में समझ में आ गया सबको? तो तेज बोलो तभी समझ में आएगा। ठीक है, तब समझ में आएगा कि हाँ आ गया। यशस्वी को कंफ्यूजन है? क्लियर है? सगी बुआ की शादी से आ गई, सॉरी बिल्कुल सगी बुआ की शादी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और है बड़ा, इसमें ध्यान रखना होता है। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस क्या है। एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस। मान लेते हैं क्वेश्चन में इसका एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का है, मान लेते हैं 70,000। कितना दिया है? 70,000। और मार्केट प्राइस इसका रह गया 50,000। अब बताओ किस में दिखाओगे इसको? 50,000 दिखाओगे या 70,000 दिखाओगे? ये चीज का ध्यान रखें, क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, किस पे होती है? विच एवर इज लेस। दोनों में से कम कौन है? 50,000। तो यहां पे कहां आएगा? 50,000 ही आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्चुअल प्राइस तो यही है 70,000 और मार्केट प्राइस हो गया 1,20,000। अब किस पे दिखाओगे? अब 70,000 पे दिखाओगे। जो दोनों में से कम है केवल क्लोजिंग स्टॉक उस पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन किस पे करते हो? एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस, जो दोनों में से कम होता है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन उसी पे की जाती है। ये ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, क्वेश्चन देते हुए ये कंफ्यूजन डाल देता है। और ऑनलाइन व्यूअर्स आप भी ध्यान रखें बेटा, आप लोगों के स्कूल में भी ये वाली एडजस्टमेंट इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि एक्चुअल प्राइस इसकी इतनी है और मार्केट प्राइस इतनी है, और आप क्या करने लगे हो गलती, कई लोग बच्चे क्या करते हैं ज्यादा वैल्यू वाले दिखाते हैं। यार एक्चुअल प्राइस तो 70,000 है, मार्केट प्राइस 1,20 है, तो 1,20 दिखा दिया। या उल्टा भी हो सकता है, एक्चुअल प्राइस आपकी क्या ज्यादा है, मार्केट प्राइस क्या रहेगी, डाउन हो गई, तो आप क्या कहें यार डाउन वाली वैल्यू क्यों दिखाएं हम, जो भाई हमारी एक्चुअल में खरीदा है वो वैल्यू दिखानी चाहिए। नहीं, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो किस पे की जाती है? एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन? सब कुछ क्लियर है? तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अब हमें नहीं बचा है। ऐसे ही एक एक करके हम सारी एडजस्टमेंट को समझेंगे। कोई भी डाउट है तो आप हाथ के हाथ पूछें मेरे से, कोई कंफ्यूजन है वो पूछें। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा आप देख रहे हो ना, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, पता भी चले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो भी करें, लाइक करें। और उसमें ना कुछ जो भी आपको नहीं आता ना समझ में, तो क्वेश्चन जरूर लिख दिया करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हो, वहां पे आप डीएम करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा। और ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जाना नहीं है, एक एडजस्टमेंट और कराऊंगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये एडजस्टमेंट भी जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा वो भी, और जो इस समय यहाँ बैठे हैं ये भी, ये एडजस्टमेंट भी 100% हर स्कूल में आती है। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूं कि ये आनी है, इसके बिना ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट पेड, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु अभी तक इनका पेमेंट नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे क्या माने जाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को थोड़ा सा और अच्छा समझाता हूं। जैसे आप में से कईयों के पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है 6-7 तारीख को, तो वो काम पूरे महीने करते हैं लेकिन सैलरी उसको उनको अगले महीने मिलती है 6-7 तारीख 10 तारीख के आसपास। तो ऐसे हम भी जॉब करते हैं, तो जैसे हमारे को सैलरी जनवरी की सैलरी कब मिलती है? 6-7 फरवरी,
6-7 फरवरी के, जो फरवरी की सैलरी कब मिलेगी, 6-7 मार्च, और मार्च की सैलरी कब मिलेगी, अप्रैल। तो एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा था 31 मार्च तो ये सारे खर्चे क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग को हम कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु उनका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, ऐसे खर्चे क्या माने जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आप समझते हैं, these are the expenses which have been incurred during the year but have been left unpaid on the date of preparation of final account। जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे 31 मार्च का, तब ये हमारे एक्सपेंसेस क्या थे, पे नहीं किए गए थे। ये पे किए गए थे लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए, तो ऐसे खर्चे क्या माने गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री क्या बनेगी, खर्चे क्योंकि डेबिट होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मान लेते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो जनरल एंट्री क्या बनती है आचमन, साखी खाचू खा, मैंने कहा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, क्या एंट्री बोली मैंने, आउटस्टैंडिंग क्या, एक्सपेंसेस क्या हुआ, क्या आंखें, चिंगम क्यों खा रहा, चिंगम सर को देख के आया था क्या, सारे बिहार से आए हो निकल के हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग अंगद क्या एंट्री बनेगी, वेल डन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या बनाओगे, ऐसे नहीं बोलते, अच्छा कैसे बोलते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक से बोल लो। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। मैंने सोचा कहीं बोलूंगा, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ध्यान दिया करो, पता नहीं कहाँ चाइनीज भाषा सीख के आ रहे हो सारे। हाँ चलिए, नाम तो बोला ही नहीं मैंने, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गर्दन हाइट को कम कर, चलिए बूस्ट पिया कर, हाइट कम हो जाएगी। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, ट्रीटमेंट क्या है इनका फाइनल अकाउंट करते समय, तो ध्यान रखना है ऐसे खर्चे जो अभी तक दिए नहीं गए हैं, आउटस्टैंडिंग है, इनको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंसर्न एक्सपेंसेस है, जिस चीज के भी आउटस्टैंडिंग है, उसी खर्चे को हम ऐड कर देंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, हम उसको दें। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे। दूसरा ट्रीटमेंट है, अगर आउटस्टैंडिंग केवल इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तो सिर्फ ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। समझ में आ गया। तो इसको कैसे करते हैं जरा मैं आपको समझा देता हूं। तो ये चीज क्लियर हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में जो भी खर्चे हैं उनमें ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इनको शो करेंगे। इज दैट क्लियर। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझ लो, देखो एग्जांपल देता हूं। जैसे ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ, क्या बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपका ये लिखा है वेजेस, वेजेस लिखा है 30,000, ठीक है, और लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ठीक, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। अब क्या दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹6,000। चलिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखी है 6,000, तो आप उसको कैसे करोगे, ध्यान दें। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, आपने क्या लिखा, जो भी आपने ओपनिंग स्टॉक वगैरह लिखना है वो लिखोगे, और नंबर आया आपका किसका, वेजेस का। वेजेस कितना है, 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो गया, 6,000। नीचे एडजस्टमेंट में देखो कितनी है,
6,000, तो यहाँ कितना आ गया बाहर 36। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कितना 6,000। और अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो मैंने बताया था उसे सिर्फ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है 5,000। तो इनसाइड वाला भी मैंने ट्रीटमेंट कर दिया और एडजस्टमेंट वाला भी ट्रीटमेंट मैंने कर दिया। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक जरूर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बलूनी सर के नाम से यूं। और मिलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।